नमस्कार, मैं हूं कीर्तेश संघवी और मेरे साथ है अमय अग्रवाल। इंडस्ट्रियल स्किल लर्निंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर मनीष मित्तल सर। सर ने 1999 में सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पढ़ाई की है। सर फिलहाल में चीफ ओमनी चैनल ऑफिसर हैं शॉपर्स स्टॉप में। सर ने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, जैसे टाटा कैपिटल, टाटा कम्युनिकेशन, क्रॉसवर्ड और क्रोमा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इंटरव्यू की ओर और हमारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं सर से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा है यहाँ पे लगा आप लोगों से मिलके, और जो आप लोग इनिशिएटिव कर रहे हो इसमें बहुत मेरा पूरा सपोर्ट है। वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सर मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जैसे आज का टॉपिक है हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये अपने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है और क्या ये मैन पावर से रिलेटेड है, और इसको अपन मेजर कैसे कर सकते हैं कि अपना बिजनेस कितना परफॉर्म कर रहा है, कितने रिजल्ट्स दे रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है और इसे मेजर कैसे कर सकते हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस बेसिकली वो चीज है कि आप मेजर करें आप जिस मकसद से आपने कंपनी स्टार्ट की है, जिसका मकसद से आप उस कंपनी को रन कर रहे हैं, वो कंपनी उस मकसद पे कितना पूरा कर पा रही है, किस हद तक उस मकसद को हासिल कर पा रही है। उस चीज को बेसिकली बिजनेस परफॉर्मेंस मानते हैं। ज्यादातर कंपनीज का मकसद क्या होता है? ज्यादातर कंपनीज का मकसद होता है पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए सेल करना जरूरी होता है और मुनाफा कमाना जरूरी है। पर सिर्फ यही एक मकसद नहीं होता है कंपनीज का। कंपनीज मकसद अलग अलग रखती हैं। जैसे कि कई एनजीओ होती हैं, एनजीओ का मकसद होता है इंसानों का या जानवरों का या किसी और ऐसे सोशल कॉज का फायदा करना और उसको किसी तरह से बेनिफिट दिलवाना। उस केस में सेल जरूरी नहीं है, उस केस में क्या फायदा किया गया वो जरूरी है। तो बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए तरीके भी अलग अलग होंगे, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का क्या मकसद है। जैसे कि अगर आपकी कंपनी मुनाफे के लिए काम कर रही है, जो आपका मेन पर्पस सिर्फ मुनाफा ही है, तो आप किस चीज को सबसे पहले मेजर करेंगे कि भाई मेरा कितना मुनाफा हुआ। करेक्ट। इसी तरह से अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि भाई मैं अपनी फील्ड में मेरी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बने या शहर की सबसे बड़ी कंपनी बने, तो मेरा सबसे पहला उसको मेजर करने का क्या पॉइंट होगा, क्या तरीका होगा, वो मैं मेजर करूंगा मेरे कितना सेल हो रहा है, और जिस उद्देश्य जो पॉइंट मैं करना चाह रहा हूं, मैं किस हद तक पहुंचना चाह रहा हूं, उसके मुकाबले मैं कहां तक पहुंच चुका हूं आज। ऐसे अगर हम एनजीओ की बात करें, तो एनजीओ के केस में ना ही वो प्रॉफिट होगा, ना ही वो कितनी सेल हुई ये होगा, पर क्या होगा उस केस में मेजरमेंट ये करेंगे कि भाई मैंने कितने इंसानों का फायदा किया या कितने जानवरों का फायदा किया या मैंने कितने पेड़ों को आज बचाया। जो भी मेरा मकसद है एज एन एनजीओ, उसको मैं किस हद तक पूरा कर पा रहा हूं। इस मेजरमेंट के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी कंपनी की सक्सेस में जो भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं उसका क्या मैथमेटिकल टोटल है, वो कितनी क्वांटिटी है उसकी जो हम चाहते हैं अचीव करना। हम इतना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, हम इतने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, हम इतने हजारों लोगों की जान बचाना चाह रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, हम कितना करना चाह रहे हैं, ताकि फिर उसके अगेंस्ट में हम देख सके कि हम कितना कर चुके हैं। ये हुआ आपका बिजनेस परफॉर्मेंस का, जिसको हम बोलते हैं लैग मेजर। लैग मेजर क्या है? जब हम अचीव कर लेते हैं उसके बाद हमको पता लगता है कि हमने अचीव किया, है ना। पर अगर हम सिर्फ लैग मेजर को ही काउंट करेंगे, सिर्फ लैग मेजर को ही देखेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा ये देखना कि हम जिस पाथ पर चले, जो चीज हम करना चाह रहे हैं, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ जब महीना खत्म होगा, साल खत्म होगा, तब हम देख पाएंगे कि हम कहां तक पहुंचे। तो इस चीज के लिए होता है जिसको हम बोलते हैं लीड मेजर्स। लीड मेजर्स क्या होते हैं? अपना उद्देश्य अचीव करने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है, और उनको करने से हमारा आउटपुट अचीव होगा। जैसे कि अगर हम सेल को सबसे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो सेल अचीव करने के लिए हमें क्या चीजें करनी है। अगर हमारी कोई दुकान है, तो भाई दुकान में कितने लोग आते हैं, जिसको हम फुटफॉल बोलते हैं, उसमें से जितने लोग आ रहे हैं उनमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्जन रेट। या हर एक जो कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हम इनवॉइस या एक बिल काट रहे हैं,
उस बिल की वैल्यू कितनी है ऑन एन एवरेज, है ना। ये सब चीजों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी रेवेन्यू निकल के आएगी। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं जब वो हो रही है डे टू डे बेसिस पे। और इससे भी पहले एक मेजर हो सकता है जिसको हम लीड मेजर बोलेंगे, कि हमने कितनी इन्वेंट्री रखी है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स रखे हैं, इन सब से क्या फर्क पड़ेगा, हमने कितना मार्केटिंग किया है, इन सब से क्या फर्क पड़ेगा, इन सब से पता लगेगा कि भाई हम जितना अचीव करना चाह रहे हैं क्या उसके लिए हमने सही इनपुट दिया है। तो इनपुट मेट्रिक, लीड मेट्रिक और लैग मेट्रिक, इस तरह के 3 मेजर्स होते हैं जिनको हम साथ में जब देखते हैं तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम सही पाथ पे चल रहे हैं। और अगर हमारा पथ गलत जा रहा है, अगर हमारे आउटपुट सही नहीं आ रहे हैं, तो हम फिर डिसीजंस ले सकते हैं उनको करेक्ट करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को मैं बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मानूंगा और इन सब मेजरमेंट्स को बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर्स बोलूंगा। थैंक यू सर। तो अब हमने जैसे देखा कि किन पॉइंट्स को हम देखकर अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज या ऐसे कौन से प्लानिंग कर सकते हैं जिनसे उन सारे पॉइंट्स, और हो सकता है उनसे बाहर कुछ एरिया में ऐसे पॉइंट्स हो जिन्हें हमें कवर करना चाहिए, उन सब की बिजनेस परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हितेश, बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे कि बहुत सारी चीजों में होता है, ये चीज डिपेंड करती है कंपनी से कंपनी पे, है ना। पर अगर हमें उसको थोड़ा जनरलाइज करें ताकि ज्यादातर तरह के बिजनेसेस में हम उसको कवर कर पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जैसे आपने सबसे पहला सवाल पूछा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हम समझ के लें कि हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमको मेजर करना है। एक बार हमने वो चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि भाई हमारा मेजरमेंट किन चीजों से हो रहा है, तो सेकेंड स्टेप उसके बाद होता है ये देखना कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, वो क्या चीजें हैं जो मिलकर उस आउटपुट को हमें अचीव करने में मदद कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले बोला, लीड मेजर्स, इनपुट मेजर्स, ये सब मिलके लैग मेजर्स में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर हम जैसे कि अगर एग्जांपल लें, प्रॉफिट का एक हम मेट्रिक मान के चलते हैं कि लैग मेट्रिक प्रॉफिट का है, मुनाफे का है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है, सेल कितनी हो रही है और हमारे कॉस्ट कितने हैं, ताकि हमारा जब तक हमारा रेवेन्यू हमारे कॉस्ट से ज्यादा है तब तक हमारा मुनाफा हो रहा है। पर अब इन सब चीजों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि हर एक के लिए क्या फैक्टर्स इनपुट में जाएंगे। हमने पिछले सवाल में देखा कि भाई रेवेन्यू के हमने कुछ फैक्टर्स देखे, अगर एक दुकान का एग्जांपल ले, ऐसे ही कुछ कॉस्ट के मैट्रिक्स देखते हैं। कॉस्ट के मैट्रिक्स में क्या आएगा, अगर उसी दुकान को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि भाई मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब जो चीजें मैं बेच रहा हूं उनको जब मैं खरीदता हूं अपने ब्रांड से या ट्रेडर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो मैं कितने में खरीद रहा हूं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स जब मैं डिडक्ट करता हूं अपनी सेल वैल्यू से, तब मुझे मिलता है कि मेरा एक्चुअली इन हैंड इनकम कितना है। उस इनकम में से मुझे अपने खर्चे निकालने हैं। वो खर्चे क्या है, खर्चे भी 2 तरह के हो सकते हैं। वो खर्चे जो मेरे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल का मतलब हुआ हर सेल करने के लिए जो मुझे खर्चा करना पड़ रहा है। इसमें टिपिकली हम लोग इंक्लूड क्या करते हैं, उस तरह की चीजें जो कि हर सेल के साथ कम या ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट चैनल्स काफी बढ़ गए हैं, क्रेडिट कार्ड यूज होता है, डेबिट कार्ड यूज होता है, पेटीएम और इस तरह के अलग अलग वॉलेट्स यूज होते हैं। हर बार एक कस्टमर स्वाइप करता है तो हमें एक मर्चेंट फी देनी होती है, जो बैंक हमारा होता है उसको। वो मर्चेंट फी हमारे हर ट्रांजैक्शन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से बहुत सारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, चाहे मैं 1 रुपए की सेल करूं चाहे 100 रुपए की सेल करूं, मुझे कुछ कॉस्ट तो इनकर करनी है। दुकान का किराया होगा, कुछ मैंने लोग रखे होंगे दुकान में बेचने के लिए, कस्टमर से बात करने के लिए, कस्टमर की मदद करने के लिए, स्टॉक को ठीक से रखने के लिए, ये सब लोगों का खर्चा आएगा। बिजली पानी का खर्चा होगा, है ना, बही खातों का खर्चा होगा। कुछ ऐसी कॉस्ट होंगी जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होंगी। तो जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी में हम 3-4 चीजें देखते हैं। एक, वो क्या चीजें हैं जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे इंपैक्ट करती है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उनको हम किस तरह से कंट्रोल करें। ये एक इनसाइड लुकिंग स्ट्रैटेजी होती है कि भाई हम किस तरह से अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। पर ऐसे ही स्ट्रैटेजी एक और होती है कि हम बाहर का एनवायरनमेंट देखें, हमारा क्या कंपटीशन है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करें कि हम कितना ग्रो कर सकते हैं। हमारी क्या नीश है जिसको हम केटर कर रहे हैं, वो कौन सा कस्टमर है, उस कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं,
जो शायद कोई और ना कर पा रहा हो। एक ही एरिया में 3-4 दुकानें हो सकती हैं, तीनों चारों किराने की होंगी या जो भी होंगी, सेम चीज बेच रही हो सकती है, फिर भी अलग अलग ग्राहक अलग अलग दुकानों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? मेरी दुकान में ग्राहक क्यों आ रहा है? उसको ऐसी क्या चीज मैं दे पा रहा हूं जो उसको मुझसे मिल रही है और किससे नहीं मिल रही है, और उस चीज को मैं किस तरह से और बढ़ा सकता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उस बेनिफिट को या उस डिफरेंस को आंक पाए और उस वजह से मेरे पास ही आते रहे। इस तरह की चीजें हम जब बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हैं, उनको देख के हम फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं और वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में अलग तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं। पर मेरा एक मानना ये है कि आप फाइनली अगर आप बिजनेस मेट्रिक्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई मेरे सक्सेस पैरामीटर्स क्या है, और आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कस्टमर है जो मेरा कस्टमर है, इन दोनों के पीछे आप अपना पूरा सोचना लगाएं अगर कि भाई इनको इंप्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो अपने आप आपकी स्ट्रैटेजी उसमें बन जाएगी। स्ट्रैटेजी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। ओके, थैंक यू सर। सर आपने कुछ मैट्रिक्स बताए और आपने एक पॉइंट जोड़ा था जो मेरा अगले क्वेश्चन का एक हिस्सा है, कि बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बिजनेस में आ सकता है? अगर आप देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग अलग तरीके से आते हैं। आज की तारीख में हम सब एक सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर देख रहे हैं कोविड-19 का, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हर बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट किया है, कहीं पे नेगेटिव किया है, कहीं पे पॉजिटिव किया है। ये उस टाइप का एक फैक्टर है जो शायद कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए, जो शायद कोई भी कंपनी दुनिया में प्रिपेयर्ड नहीं थी इस तरह की किसी चीज को हैंडल करने के लिए। पर ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है और जब ये आता है तो उससे डील करना पड़ता है। पर अगर हम इस टाइप के बहुत बड़े फैक्टर को जो अनप्रेडिक्टेबल है, कई दशकों में एक बार आता है, अगर उसको हम साइड में रख भी दें तो भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आपका बिजनेस कितना बड़ा है, किस एरिया में है, किस इंडस्ट्री में है, उस पर डिपेंड करता है। पर बहुत मैक्रो लेवल पे देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है कि आपके चारों तरफ ग्लोबल लेवल पे या एटलीस्ट देश के लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, पर अगर हम कोई एक किराने की दुकान पे या एक सब्जी वाले की दुकान तक की लेवल पे भी बात करें, तो अगर इस साल एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो सप्लाई इंप्रूव होगी, सप्लाई इंप्रूव होगी तो प्राइसेस अपने आप नीचे आएंगे, प्राइसेस नीचे आएंगे तो एक डिमांड सप्लाई इक्वेशन चेंज होगी। उसके हिसाब से आपको अपनी दुकान में स्ट्रैटेजीज अलग रखनी पड़ेगी। इसी तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, इन सबसे फर्क पड़ता है। अगर हम 2-3 साल पहले की बात देखें, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था या जब जीएसटी आया था, इन सब से सारे बिजनेसेस में इंपैक्ट आया था। हर किसी को अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंज लाने पड़े थे, चाहे वो चेंजेस हो इस तरीके से कि भाई हमको डिजिटाइजेशन को अपनाना पड़ा और हमने खूब सारे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने शुरू किए, जिससे कि कस्टमर्स को भी आसानी हुई, दुकानदारों को भी आसानी हुई। इसी तरह से अगर जीएसटी का देखें तो बहुत फॉर्मल सिस्टम आ गया एक सेल और परचेज को मेजर करने का, जिससे कि बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई सिस्टम में। पर हाँ, उससे बहुत सारी चीजें जो लोग पहले टैक्स अवॉइड करते थे, अब वो टैक्स मेन स्ट्रीम में आ गया, उनको टैक्स देना पड़ता है। बट ये सारी चीजें भी हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को और बिजनेस परफॉर्मेंस को। आप कितना इन चीजों को पे ध्यान रख के इन पे कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं और कितना आप इन चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि आप उसका कितना फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव देखना और नेगेटिव देखना दोनों चीजें हो सकती हैं। हम कोविड-19 को ही ले लें, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में ही गिव अप कर दिया कि भाई अगर दुकान बंद करनी है तो दुकान बंद है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा दुकान बंद है पर ऑनलाइन सेल तो चल रही है, क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई एसेंशियल कमोडिटीज तो अलाउड है, मैं कहीं से फेस मास्क प्रोक्योर कर सकता हूँ, हैंड सैनिटाइजर प्रोक्योर कर सकता हूँ और इनको बेच सकता हूँ। बड़ी कंपनियों ने कहा कि भाई कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आ सकता है, पर क्या मैं जाके कस्टमर की सोसाइटी में एक छोटी सी स्टॉल लगा के वहां से चीजें बेच सकता हूँ। लोगों ने अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करना शुरू कर दिया है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, उस पे डिटरमाइन करते हैं। हमने अभी तक बात की जो मैक्रो इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक और गवर्नमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है,
इसी तरह से एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि कस्टमर्स अपना परचेज करने का तरीका चेंज कर रहे हैं। मैं आज की बात नहीं करता हूं, अगर हम 5-6 साल पहले भी चले जाए तो ज्यादातर शॉपिंग स्टोर में ही होती थी। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन बढ़ना शुरू हुआ। बड़े मेट्रोज में लोगों ने ऑनलाइन परचेजेस करना शुरू किया। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में स्मार्टफोन्स बहुत बिकने लगे, फोन अलग अलग तरीके बिकने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल ऑनलाइन ज्यादा होने लगा। क्यों? कस्टमर्स को लगा डिस्काउंट मिल रहा है, उन्होंने उसको उस जगह पे जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे उन्होंने ऑनलाइन परचेज करना शुरू किया, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई इससे तो हमारी कन्वीनियंस भी बढ़ जाती है, हमें घर पे बैठे बैठे डिलीवरी भी मिल रही है। तो जब इस चीज का उनको फायदा समझ में आया तो उन्होंने कहा अच्छा हम सिर्फ फोन ही क्यों ले रहे हैं ऑनलाइन, हम बाकी चीजें क्यों नहीं खरीद सकते ऑनलाइन। धीरे धीरे करके फैशन लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन बिकने लगे। आज के जमाने में वही चीज बढ़ के कोविड की वजह से लोग ग्रोसरीज, सब्जी, फल, ये सब चीजें भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों की वजह से कस्टमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आपके बिजनेस को पूरा का पूरा अपने सर पे घुमा सकता है अगर हम उसका ध्यान ना रखें तो। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि हमारा कंपटीशन क्या है और वो कंपटीशन क्या कर रहा है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि जो चीज मैं बेच रहा हूं वही चीज और कौन बेच रहा है, पर कंपटीशन का मतलब ये जो चीज जो मेरे कस्टमर की नीड मैं पूरी कर रहा हूं, उस नीड को पूरी करने वाले और क्या क्या चीजें मार्केट में है। हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट बेचने वाले हो, ये भी हो सकता है कि वो सेम प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हो, वो कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिससे वही नीड पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एक आज की तारीख में उबर, ओला और ये सब जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज पहले तो इतनी नहीं चलती थी। अब इनका अपटेक इतना बढ़ गया है कि एक्चुअली कोविड से पहले की बात करें तो भी कार की सेल्स में इनका इंपैक्ट आना शुरू हो गया था, क्योंकि यंग जनरेशन धीरे धीरे पसंद कर रही थी कि हमको जब चाहिए हम उबर या ओला बुक कर लेंगे, हमको कार खरीदने की क्या जरूरत। तो एक रेंटल इकोनॉमी शुरू हो रही थी जो कि सेल ऑफ द एसेट, जो हमारा कार का एसेट है उसको उसकी बदले में रेंट पे लेना पसंद कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से कंपटीशन ही है, और अगर हम इसको नहीं मान्यता देंगे तो कुछ टाइम में हमारे बिजनेस का बिल्कुल बंटा बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो चला जाएगा, हम बैठे रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अपना बिजनेस कितना सक्सेसफुल है और कितना सक्सेसफुल हो सकता है, इस तरफ अपना हर सारे एक्शंस को ड्राइव करने के लिए इन सब फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू सर। मुझे जब पता पड़ा कि हमने आपको अप्रोच किया है अगले वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए, तब अमय ने मुझे बताया कि आप चीफ ओमनी चैनल ऑफिसर हैं। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि चीफ ओमनी चैनल ऑफिसर का काम क्या होता है, और हो सकता है हमारे कई दर्शकों को नहीं पता। उसके बाद जब अमय ने मुझे बताया तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा आपका वर्क, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर दोनों के लिए काम बहुत आसान करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ओमनी चैनल ऑफिसर का क्या काम होता है, ओमनी चैनल क्या होता है, और उससे हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आप ही हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि मैनेजमेंट में बहुत सारे जार्गन हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए और ये दिखाने के लिए भाई हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। उसमें हम जितने बड़े बड़े वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं उतना लगता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं। ओमनी चैनल भी उसी श्रेणी में आता है। उसका नाम थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भाई ओमनी चैनल क्या मतलब हुआ? बेसिक लेवल पे ओमनी चैनल बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन की बात की कि ऑनलाइन का कस्टमर्स का ऑनलाइन जाके ऑनलाइन खरीदना, ये बिहेवियर काफी बढ़ रहा है। अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, 2014-2015 के आसपास जाएं, उस समय यही ग्रोथ देखकर, ये ऑनलाइन की ग्रोथ देखकर, उस वक्त आप जानते हैं स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये कंपनीज काफी बड़ा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर चुकी थी ऑलरेडी और काफी वहां पे सेल चल रही थी। ये देख के बहुत सारे ट्रेडिशनल रिटेलर्स, जो जिसको हम ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर्स बोलते हैं, दुकानदार सादे शब्दों में, उन्होंने भी सोचा कि भाई हम भी ऑनलाइन जाते हैं, हम भी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की तरह से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ये सोच के उन्होंने वेबसाइट अपनी बनाई। अब वहां पे जब कंपीट आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन से कर रहे हो
तो आप उन्हीं की तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, भाई ऑनलाइन जो कस्टमर है वो तो डिस्काउंट का आदि कस्टमर है, उसको हम डिस्काउंट देंगे। तो उन्होंने खूब सारे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और थोड़ी थोड़ी सेल्स आनी शुरू हुई। वहां मान्यता क्या थी? मान्यता ये थी कि भाई वो जो ऑनलाइन वाला कस्टमर है वो डिस्काउंट के लिए आता है, और जो मेरे स्टोर में कस्टमर आ रहा है, जो कि ज्यादातर कस्टमर स्टोर में ही आ रहा है, वो कस्टमर उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको वैल्यू चाहिए, उसको मेरे स्टोर स्टाफ से बात करना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। तो ये दो अलग अलग चैनल बन गए, जिसको हम अपनी भाषा में मल्टी चैनल भी बोलते हैं। एक ऑनलाइन चैनल, एक ऑफलाइन चैनल। कस्टमर हम मान रहे हैं उसमें कि दोनों अलग कस्टमर हैं। कस्टमर ऑनलाइन चैनल पे परचेस करेगा, उसको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग प्रोडक्ट मिलेगा, अलग प्राइस मिलेगी, क्योंकि वहां डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है। पर वही कस्टमर या कोई दूसरा कस्टमर जो ऑफलाइन कस्टमर है, वो जब स्टोर में आएगा उसको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस की वजह से उसको हम प्राइस अलग चार्ज करेंगे जो ऑनलाइन में चार्ज करेंगे। तो ये हो गया मल्टी चैनल। ऑमनी चैनल क्या है? ऑमनी चैनल ये चीज है, हमने 2014-15 में फिर रियलाइज करना शुरू किया कि भाई कस्टमर एक्चुअली अलग नहीं है। वही कस्टमर जो ऑनलाइन है, वही कस्टमर स्टोर में भी आ रहा है। फर्क क्या है? वो ऑनलाइन में रिसर्च कर रहा है, वो देख रहा है मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है। वो 10 अलग अलग वेबसाइट पे जाके रिसर्च करके पता कर रहा है उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, उसको कहां से खरीदना चाहिए और उसकी प्राइस क्या है। फिर जब वो स्टोर में आता है तब वो वहां पे प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करता है। अगर हम मोबाइल फोन का एग्जांपल लें या टीवी का एग्जांपल लें, कस्टमर्स को जब तक वो टच एंड फील नहीं हो रहा था, ट्राई नहीं कर रहे थे प्रोडक्ट्स को, तब तक उनका वो डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि भाई हम ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं है। तो जब हमें ये रियलाइजेशन होना शुरू हुआ तो कई कंपनीज ने, कुछ कंपनीज इस एरिया में पायनियर्स थी, क्रोमा को ले लीजिए, शॉपर स्टॉप को ले लीजिए, ये इंडिया की पहली ऑमनी चैनल कंपनीज थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हम दोनों चैनल्स को अलग नहीं मानेंगे, हम कस्टमर को एक ही एक्सपीरियंस देंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। कस्टमर को हम पूरी इन्वेंट्री दिखाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, और उसी प्राइस पे दिखाएंगे जो हमको ऑफलाइन में, जो आपको हमारे स्टोर में मिलेगा, वही प्राइस हम आपको ऑनलाइन दिखाएंगे। अगर आप हमारे स्टोर के पास में हैं तो हम आपको उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर से खरीदने देंगे, और उसके लिए हम एक अलग से वेयरहाउस में माल नहीं रखेंगे। या अगर आप घर पे बैठे बैठे देखना चाहें कि भाई आपके घर के बगल में जो शॉपर स्टॉप है या जो क्रोमा है, उसमें आप कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है आज की तारीख में, ताकि जब आप जाएं तब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो हम आपको घर पे बैठे बैठे वो देखने देंगे। यहां तक कि हम आपको ऑर्डर प्लेस करने देंगे, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए और फिर जाके प्रोडक्ट पिकअप कर लीजिए, ताकि आपके नाम पे वो प्रोडक्ट रिजर्व रहे जब तक आप जाके पिकअप नहीं करते, जिसको कि हम बोलते हैं क्लिक एंड कलेक्ट, या बाय ऑनलाइन, परचेज इन स्टोर, या पिकअप इन स्टोर, है ना। तो ये अलग अलग चीजें हमने बेसिकली अचीव की, किस तरह से अपने सिस्टम्स को एक बना के और अपने कस्टमर को एक मान के। ये कॉन्सेप्ट कि हमारा स्टोर और हमारा ऑनलाइन एक ही चीज है, और सिर्फ कस्टमर के लिए, एक ही कस्टमर के लिए अलग अलग टच पॉइंट है, जिसमें हम कस्टमर को जितना एक सिंगल एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जितना सीमलेस एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उतना कस्टमर हमारे पास ज्यादा आएगा, उतना कस्टमर हमारे लिए ज्यादा लॉयल रहेगा। इस चीज को हमने ओमनी चैनल बोला। तो ओमनी चैनल का काम क्या हुआ? ओमनी चैनल का काम बेसिकली ये हुआ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को कनेक्ट करना, चाहे वो सिस्टम्स के माध्यम से हो, ताकि इन्वेंट्री कॉमन रहे, प्रोसेसेस कॉमन रहे, डेटा कॉमन रहे, या लोगों के माइंडसेट को चेंज करना, ताकि स्टोर वाला जो मेरा स्टाफ है वो कस्टमर को अलग ना ट्रीट करे कि भाई अगर मेरा ऑनलाइन ऑर्डर आया है जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ स्टोर से, तो वो अलग कस्टमर है, उसके लिए मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, मैं अपने मेरे सामने जो कस्टमर खड़ा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। ये कॉन्सेप्ट चेंज करना कि आपके लिए सारे कस्टमर्स, चाहे वो आपके सामने खड़े हैं, चाहे वो अपने घर से कर रहे हैं, सब बराबर कस्टमर हैं, क्योंकि वही कस्टमर कल आपकी शॉप में आएगा जब आप उससे कनेक्ट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, ये अमंग्स मेनी थिंग्स एक ओमनी चैनल ऑफिसर का काम। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत ही अच्छी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताई, जिससे एक बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, उसमें बिजनेस में इफिशिएंसी आ सकती है, इफेक्टिवनेस आ सकती है। आपने वो मैट्रिक्स बताए जो टॉप बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, और उसको एकदम इजी सरल भाषा में ग्राउंड लेवल पे आपने बताया, जो हमारे दर्शकों को समझ में आए और इजीली वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाए। आपने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई और एग्जांपल्स के जो तौर पे आपने समझाया है, आई थिंक उससे
लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आपने ओमनी चैनल ऑफिसर का जो रोल बताया है वो भी कई हद तक नया है और लोगों को मालूम नहीं है कि इसको बिजनेस में कैसे लेके आए। हम भी आगे इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि इसका रोल क्या होता है और इसको कैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहे, इस वीडियो को पूरा देखा और समझा। मैं आपको बता दूं कि हम सोशल मीडिया चैनल्स पे भी एक्टिव हैं। आप वहाँ हमें देख सकते हैं और थ्योरेटिकल स्किल रिलेटेड पोस्ट हम वहाँ डालते रहे हैं डेली बेसिस पे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। और आपकी जो भी बिजनेस प्रॉब्लम हो या फिर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो बिजनेस में, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए। उसमें अलग से सेक्शन मिल जाएगा आपको, आपके प्रॉब्लम या फिर आप अगला वीडियो जिसके बारे में चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। तो हम उस पर कोशिश करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।